नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, आज के इस टॉपिक में एपिसोड 2 है हमारा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हम 69th बीपीएससी जो होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उसका समाधान कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 68वीं का कर लिया था। आज जो है हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का राज व्यवस्था खंड का बात करने वाले हैं। तो सीधे सीधे चलिए, और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे, करीब 12 प्रश्न पूछे गए थे इस बार जब ये 67वीं बीपीएससी हुआ था, तो उन सभी प्रश्नों का हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? यानी कि कोई व्यक्ति है, एक बार राष्ट्रपति बन गए तो क्या वह दोबारा राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं? उस पद पर क्या उनकी दोबारा जो है चयन उनको किया जा सकता है? तो देखते हैं विकल्प। देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसा पूछा गया है, प्रश्न है। अब देखिए, क्या आप राष्ट्रपति से संबंधित इन चीज़ों को आप जानते हैं? अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जो दोबारा राष्ट्रपति के पद पर आए हैं। इसके अलावा अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं इतना तो हम समझ गए कि जो भी राष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति रहेंगे, वो कितनी बार भी चयन होकर के आ सकते हैं। संविधान इसको लिए रोकता नहीं है, प्रतिबंधित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो जवाब है कितनी भी बार, यह इसका सही जवाब होगा, डी। इसकी व्याख्या को और विस्तार से हम देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो 57 है, वह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए बात करता है, उसके पात्रता के बारे में बात करता है, और फिर यही अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति आसीन हो गए हैं, वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हो जाएंगे। इसीलिए इसका विकल्प जो हो जाएगा वह डी सही विकल्प होगा, कितनी भी बार। चलिए, अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? आप जानते हैं कि संसद है हमारी, संसद का अच्छा अंग कितना होता है कि जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के 3 अंग होते हैं। यहाँ पर लोकसभा के संबंध में बात किया गया है कि लोकसभा में कितने सत्र होते हैं। देखिए, आप जानते हैं, व्यवहारिक तौर पर आप देखते ही होंगे, अभी जो है मानसून सत्र खत्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही बजट सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो लोकसभा में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। इसका देखिए 3 सत्र यहाँ है, तो इसका विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 में इसको लेकर के बात किया गया है, और अनुच्छेद 85 में सत्र कैसे चलेगा, कितना सत्र होगा, सत्रावसान क्या होगा, विघटन कैसे होगा, इन सब चीजों को लेकर के बातें की गई है। यहाँ यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह समय समय पर संसद का सत्र जो है उसे बुला सके, उनके पास यह शक्ति है। और राष्ट्रपति जो है इस तरह से संसद का सत्र बुलाएंगे कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीना से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, अभी जो है अगस्त के महीने में मानसून सत्र खत्म हुआ, तो यहां पर अगला जो है 6 महीना से 6 मंथ से कम समय में ही दूसरा सत्र बुलाना होगा। यानी कि 6 महीना से, ऐसा ना हो कि आज जो है अगस्त में मानसून सत्र खत्म हुआ और अगले साल अगस्त में आप दूसरा सत्र बुला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि 6 महीना से कम का ही समय दोनों सत्रों के बीच में होना चाहिए। अब 12 महीने का साल होता है, तो मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि फिर 12 महीने में, यानी कि एक साल में कम से कम कितना सत्र हो सकता है? कम से कम, यानी कि एक साल में राष्ट्रपति जो है कम से कम 2 बार सत्र को राष्ट्रपति को बुलाना ही पड़ेगा, इसकी बात की गई है। वैसे अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखेंगे तो एक साल में कम से कम 3 सत्र ऐसा माना जाता होता है, जैसे कि बजट सत्र। तो बजट सत्र जो होता है वह फरवरी से मई के महीना में होता है, ये अमूमन थोड़ा लंबा होता है। यहाँ मानसून सत्र होगा, उसके बाद जुलाई अगस्त जो अभी खत्म हुआ है, और शीतकालीन सत्र होगा जो कि नवंबर और दिसंबर के महीने में होगा। तो देखिए, ये दोनों जो है मौसम आधारित है, और बजट सत्र जो है, क्योंकि इसमें बजट पास होता है, बजट पर चर्चा की जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है बजट सत्र दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप मुद्दा आप समझ गए। चलिए, अब यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बातें की गई है। सर्वोच्च न्यायालय एक और दिया गया है 5 विकल्प। अब बीपीएससी, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, बीपीएससी में 5वां विकल्प अब नहीं हुआ करेगा। यानी कि अब आप 4 ही विकल्प दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। लेकिन उस समय 68वीं तक ऐसा रहा है कि 5 विकल्प का था, इसीलिए हम प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। क्या सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है? इसकी बात हम करेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है निश्चित तौर पर से, मानव अधिकारों का संरक्षक है निश्चित तौर पर, संविधान का अंतिम विवेचक है निश्चित तौर पर है, और सिविल न्यायालय है, बिल्कुल सिविल न्यायालय है। तो यानी कि ऊपर जो जितने भी दिए गए हैं विकल्प वो सभी सही हैं।
चयन किसी एक का ही करना है तो फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि उपर्युक्त में से सभी सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक की जब हम बात करते हैं, मोर देन वन की, तो हम देखते हैं कि ऊपर जो चारों विकल्प हैं वो सभी सही है। इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह ई होगा, एक से अधिक। यहाँ आप मामला इतना समझ चुके हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। यही है कि एक संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय कहने का मतलब केंद्र और राज्य दोनों का पक्षीय इस न्यायालय में देखा जाता है। मानवाधिकार के संरक्षण की बात भी करता है। फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई चीज़ें आती है, बाधा राज्य देता है, तो उसे भी कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखती है। और संविधान का अंतिम विवेचक तो है ही, यानी कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यही बातें इसमें कही गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह आपको स्टेटमेंट ही दे दिया गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता था कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण किस आयोग के द्वारा दिया जाता, तो एक प्रश्न ये हो जाता परिसीमन आयोग, उसका जवाब होता। लेकिन देखिए यहाँ पर आयोग की खूबसूरती, उसने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है, अगर आप तैयारी करके गए हैं तो। परिसीमन आयोग, इस परिसीमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? अब प्रश्न यह है, यानी कि किस बात के लिए? परिसीमन आयोग का कामकाज यहीं से आपको समझ लेना है कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण, क्षेत्रों का निर्धारण भी परिसीमन आयोग करती है। तो डिटेल से इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैंने आईएएस वाले संस्कृति आईएएस के चैनल पे विस्तार से इसके लिए एक लेक्चर लिया हुआ है। यहाँ पर लोकसभा की सीटों के संबंध में बातें की जा रही है। तो यहाँ पर परिसीमन आयोग जो है, इसके कामकाज को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है कि सीट नहीं बढ़ाएंगे? वह है 2026 तक के लिए ऐसा किया गया है। 2026 के लिए ऐसा इसलिए कर दिया गया कि यहाँ पर जनसंख्या का मामला कहीं न कहीं आ रहा था। यदि इसके व्यवहारिक पक्षों को देखेंगे तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, उन राज्यों ने यह करके दिखाया है कि वो जनसंख्या स्थिरता को हासिल कर ली है। लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों को देखें आप, उत्तर प्रदेश देखें आप, बिहार देखें, मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, हम लोग जो है बढ़ चढ़ के जनसंख्या को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करके हम लोग ये काम को कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसी वजह से ऐसा दिखा गया कि ऐसा ना हो जाए कि दक्षिण भारतीय राज्य जो है वह मानक स्थिति को तय कर रहे हैं, उत्तर भारत में नहीं हो पा रहा है। यदि यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ जाती है लोकसभा में, तो वह जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगी। तो ऐसा होगा कि उत्तर भारत में चूंकि जनसंख्या अधिक होगा, तो उत्तर भारत में अधिक लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत में कम होगा। तो इसका खामियाजा भुगतना किसको पड़ेगा? दक्षिण भारत को। अच्छा काम किया दक्षिण भारत ने और उसी को नुकसान झेलना पड़ा। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए इसे टाल दिया गया था। इसके अलावा भी और कुछ व्यवहारिक पक्ष है। वह यह है कि हमारा जो संसद भवन था पुराना वाला, अब तो नया सेंट्रल विस्टा में बन गया है। लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति महोदय का घर और प्रधानमंत्री महोदय का घर और उनका कार्यालय भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हमने क्लास लिया था। आप संस्कृति आईएएस चैनल पे देखिएगा भी, ठीक है। लेकिन अभी जो पुराना वाला जो हमारा संसद भवन था, उसमें बैठने की संख्या बहुत कम थी सांसदों की, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो यह भी एक मुद्दा था। तो 2026 तक इसे कर दिया गया था कि 2026 तक सीटों को ना बढ़ाया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान किया गया है। देश का अगला परिसीमन जो है अब 2026 के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली, अब यहाँ पर विभाजन प्रणाली जैसा ही शब्द आया तो आप इसे समझ लीजिए, कहीं न कहीं कार्यों को लेकर के बात की जा रही है कि कार्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। लेखा परीक्षण, लेखा केंद्र राज्य के बीच कहा गया है। नीति और क्रियान्वयन की बातें की गई है। अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा की बातें की गई है। और जो पांचवा सदाबहार विकल्प होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, जो बातें की गई है। यहाँ पर जिसका सीधा जवाब है, सही जवाब है, वह है सी, यानी कि नीति और कार्यान्वयन को लेकर के यहाँ पर बातें की गई है। तो 5 का सही जवाब सी हो जाएगा। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। यह मामला आपको समझ में आ गया। यह प्रशासनिक शब्द हैं, इसको इस तरह से देख के चलिए। इसमें सचिवालय का क्या काम है? सचिवालय नीति निर्माण का काम करती है। जन कल्याण के लिए पॉलिसी मेकिंग का जब काम किया जाता है तो वह सचिवालय के द्वारा किया जाता है। और क्रियान्वयन संबंधित काम जो है विभिन्न निकाय या एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। तो सचिवालय जो भी नीति निर्माण का कार्य करेगी उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का जिम्मेदारी किसे दिया जाएगा? जो भी एजेंसी होगा, निकाय होगा। आप आईएएस वगैरह जब बन जाएंगे तो आपके जिम्मे यह भी काम आने वाला है, तो अभी से तैयार रहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अब प्रत्यायोजित शक्ति का मतलब मोटा मोटी मैं बताता हूं कि जैसे कि विधानसभा होता है या लोकसभा वगैरह हो गया, तो सदन के अंदर जितने भी कानून वगैरह
बनेंगे विभिन्न मुद्दों पर, तो इस बात की निश्चित तौर पर माना जाता है कि जो सदन के सदस्य होंगे उन्हें सब चीज़ की जानकारी तो नहीं होगी, इतने सारे विषय वस्तु हैं, तो वह क्या करते हैं कि किन्हीं और पक्ष को उस विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है, इसी का मतलब हो गया कि प्रत्यायोजित शक्ति, अपनी शक्तियों का दूसरों को वह देने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिए गए हैं, 4 में कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासनिक विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति और कोई नहीं, एक से अधिक। अब यहाँ पर आप गलती करेंगे, आपको लगेगा कि प्रत्यायोजित शक्ति की बात की जा रही है संसदीय समिति के संदर्भ में, तो प्रत्यायोजित विधान पर समिति, बस सही जवाब यही हो जाएगा और आप यहाँ जम के मजे में टिक लगा के आएंगे और बोलेंगे इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई। ये गलत है, आयोग आपको उलझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया है, आपको ध्यान दे करके ऐसे चीज़ों पर चौकन्ना हो करके देखना होगा। यह जो है अधीनस्थ विधान की समिति यह काम करती है, ध्यान रखना है, बी इसका सही जवाब है, अधीनस्थ विधान की समिति के द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसका आप व्याख्या देखिए, संसद की अधीनस्थ विधान समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति कहने का मतलब 2 तरह की समिति होती है ना, एक अस्थायी समिति और एक हो गया तदर्थ समिति यानी कि अस्थायी समिति। तो अस्थायी समिति जो है परमानेंट रहती है, भंग नहीं होती है। तदर्थ समिति या अस्थायी समिति कहने का मतलब हुआ कि किसी विशेष काम के लिए उस समिति का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मणिपुर में हिंसा हुआ तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे कि एक समिति का निर्माण कर दिए, उसमें 5-10 मेंबर जितना भी वो डालना चाहें और वो कहेंगे कि जाइए मणिपुर में वहाँ की क्या स्थिति है उस पर हमें एक रिपोर्ट दीजिए सदन को। ठीक है, तो वह सदस्य जो हैं उस समिति तदर्थ समिति के लोग वह जाएंगे, मणिपुर का रिपोर्ट जो भी है सदन के समक्ष रख देंगे। अब उस समिति का काम खत्म हो गया, वो समिति भंग हो जाएगी। ऐसी समिति अस्थायी समिति होगी कि जिस उद्देश्य के लिए उनका निर्माण किया गया था वह उद्देश्य पूरा हो गया, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन अस्थायी समिति है वह भंग नहीं होती है, वह निरंतरता में चलती है। 15 सदस्यों की एक समिति है यह, कौन सा, अधीनस्थ विधान समिति। और यह समिति क्या करती है तो कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देने का काम करती है। प्रत्यायोजित विधान और उसकी शक्तियां मैंने पहले ही बता दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। बहुत ध्यान से इसको देखना है, न्यायिक प्रणाली की बात की गई है, तो क्या भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान पर आधारित है? निश्चित तौर पर संविधान जो है हमारा सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है लिखित रूप में भारत के पास, तो संविधान एक इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे टिक लगा के नहीं आ जाना है, नीचे देखिए ये विकल्प है कोई नहीं और एक से अधिक, इसीलिए हर विकल्प पे जाइए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है हमें देखना है। तो संविधान हो गया, नियमित कानून बनाने की उचित प्रक्रिया यहाँ कहा गया है। अब उचित प्रक्रिया की जब बात आई ना तो यहाँ पर आर्टिकल 21 को चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ की जब बातें की तो यहाँ पर इसको विस्तार से बताया गया था। तो उचित प्रक्रिया कहने का मतलब है कि कानून तो बनाइए ही आप, ठीक है, कानून के तहत न्याय दीजिए, लेकिन जब आप कानून बनाइए तो कानून जो है वह न्याय संगत होना चाहिए, कानून जो है उसे सही तरह से लागू कराया जाना चाहिए। तो यह उचित प्रक्रिया के तहत बातें की गई। अब यहाँ पर यह भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्या परंपरा होगा? देखिए आयोग क्या मानती है, कई बार आयोग के मत जो हैं बहुत अलग हो जाते हैं, कई बार फिर प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है। इस प्रश्न के साथ भी यह समस्या रही है, हालांकि हमारे हिसाब से परंपरा नहीं होना चाहिए, तो परंपरा को हम नहीं मान के चलते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लेकर के बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी सही होगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा, यानी कि न्याय देने का जो प्रोसेस है वह सही हो सके, यही बातें यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, चूंकि यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, तो इसका सही जवाब ई हो जाएगा। इसकी व्याख्या को आपके लिए थोड़ा सा और समझा देता हूँ। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, जिसकी चर्चा हमने डिटेल से कर ली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? एक राज्य एक चुनाव जो है लंबे समय से चर्चा में रहा है, कहा जाता रहा है कि चुनाव जो है एक ही साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ कहा गया किस अनुच्छेद में, यहाँ देखना है कि आप जब किस देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी एक ही अनुच्छेद में इस तरह का काम कर लिया जाए, परिवर्तन तो मामला बन जाएगा, लेकिन यहीं पर चौकन्ना हो जाना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अनुच्छेद 83 भी इसके लिए इसमें संशोधन करना पड़ेगा, मैं अभी डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या इसका मसला है। अनुच्छेद 172 भी, अनुच्छेद 356 भी करना पड़ेगा और यहाँ एक से अधिक है तो इसका सही जवाब ई होगा।
अनुच्छेद 246 जो है वह इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 246 जो है वह 7वीं अनुसूची से संबंधित है और 7वीं अनुसूची से भी यहाँ पर संघ सूची से, 7वीं अनुसूची क्या कहती है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करती है। तो यहाँ पर संघ सूची से यहाँ पर जाकर के ये संबंधित है। इस 3 पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। जवाब ई है, चूंकि एक से अधिक सही है। ए, बी और सी तीनों में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यहाँ पर राज्य का मतलब राज्य नहीं, वो बिहार उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक देश है तो एक ही चुनाव हो, यानी कि लोकसभा का चुनाव भी हो जाए, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव एक साथ हो जाए, जिला परिषद के चुनाव हो जाए, ग्राम पंचायत तक एक साथ चुनाव हो जाए। ठीक है, 10 दिन या 5 दिन में सब काम खत्म करके रख दीजिए, चुनाव हो गया, आप बढ़िया से क्रियान्वयन का काम कीजिए। तो यह बात की गई, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई है। लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस चीज को लेकर के बहुत आशान्वित है, मुखर भी हैं। तो यहाँ किन किन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा उसे देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 की मैंने बात की थी। संसद के सदनों की अवधि को लेकर के बात की जाएगी कि अवधि क्या होगा। अभी तो मान लीजिए 5 साल है, लेकिन क्या किया जाएगा, राज्यसभा का इसमें अलग से मुद्दा आता है। तो ये सब चीजें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों से जो समय है उसकी जो अवधि है वो सब मिलान करना पड़ेगा। अनुच्छेद 172 की बात करें तो राज्यों के विधानमंडलों की अवधि पर भी बात करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर संसद के सदनों की अवधि को लेकर के, समय को लेकर के मामला फंसेगा, यहीं पर राज्य के विधानमंडल को लेकर के मामला फंसेगा। राज्य में तो यह भी हो जाएगा कि विभिन्न तरह के, उत्तर प्रदेश का कुछ और टाइम पीरियड है, बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, तो यहाँ मामला फंसेगा। अनुच्छेद 85 को लेकर के बात की जाएगी कि संसद का जो सत्र है, सत्रावसान है और विघटन, इसकी चर्चा अभी हमने किया था, तो ये सब भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अनुच्छेद 174 में भी बदलाव करने पड़ेंगे। राज्यों के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, जिस तरह से संसद उसी तरह से राज्यों के विधानमंडल, तो इसमें भी परिवर्तन। और अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता को लेकर के भी बातें जो की गई है उसमें भी कुछ जरूरी संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए कई सारे जो हैं अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए जवाब जो एक से अधिक होगा और वह ई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, प्रश्नों के पुछल्ले शब्द को देखिए, यहां पर आंख मूंद के चल दिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, और गलत करके आ गए। आता हुआ गलत होता है 2-4 प्रश्न, और वही 2-4 प्रश्न जो है निर्णायक भूमिका साबित होता है पीसीएस जैसे फैक्चुअल वाले एग्जाम में। यहां पर सही नहीं है पुछल्ले शब्द। तो 11वीं अनुसूची किसकी बात करता है, इसको देख लीजिए। 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायत स्तर की बात करता है। इसके तहत जो है जैसे कि पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, ये बातें की गई है। अब हमें बताना है कि 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या पुस्तकालय शामिल है, तो निश्चित तौर पर यह यहाँ पर ग्राम पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची है, तो यहाँ पर पुस्तकालय इससे संबंधित है। यहाँ पर ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वह पुस्तकालय का निर्माण कर सके। ईंधन और चारा पर उसका अधिकार है निश्चित तौर पर। यहाँ पर ग्रामीण खेल पर नहीं है, यहाँ पर ध्यान देखना है। ग्रामीण खेल जैसा कोई चीज नहीं होता है टेक्निकली, इसीलिए इस पर नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग अलग जगह पर अधिकार होगा। तकनीकी प्रशिक्षण पर निश्चित तौर पर होगा। तो एक से अधिक देखें तो यहाँ पर 3 विकल्प सही हैं, इसीलिए जवाब इसका ई हो जाएगा। इसको थोड़ा 11वीं अनुसूची को और देख लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है जिसमें पंचायत का उल्लेख है, पहले ही बता चुका हूं, और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया था, जिसके तहत पुस्तकालय हो गया, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग आदि विषयों को शामिल किया गया था। ग्रामीण खेल जो है वह 11वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए वह एक गलत विकल्प वहां पर था। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ध्यान देना है, पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। देखिए अब मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, किस राज्य में पंचायत की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है नॉर्थ ईस्ट पर। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना,
कितने हैं, 7 सिस्टर इसको बोलते हैं ना, 7 सिस्टर। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य पे ध्यान देना है। और नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखेंगे तो 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, उस पर हम बात कर लेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट से संबंधित केवल ऐसा है, केरल क्या नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं है, तो ये तो यही गलत हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में है 2-3 ये सही है। तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त में से कौन नहीं और एक से अधिक, तो यहाँ पर इतना मान के चलिए, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इसका जवाब नहीं मालूम है, फिर भी कैसे गेस करके आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, तो जवाब तो ई इसका हो जाएगा। अब आपको व्याख्या दिखाता हूँ, बिना जानकारी के आपने सही कर लिया नॉर्थ ईस्ट समझते हुए। यहाँ पर देख लीजिए, आगे चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ड के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान कहाँ कहाँ नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, और मिजोरम राज्य में नहीं है, तथा मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सभी राज्यों में जिला परिषद विद्यमान है, इसीलिए यहाँ पर पंचायत की स्थिति लागू नहीं होती है। अब यहाँ पर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तो यहाँ पर देखिए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय है, मणिपुर नहीं है, तो 3 तो है, तो ये तीनों ही सही है। यहाँ पर जिला परिषद होता है, ना कि पंचायत होगा। तो ये चीज समझ में आ गया। विकल्प उसका सही कौन सा था? ई, एक से अधिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? देखिए फैक्चुअल प्रश्न है, तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को याद करना पड़ता है। और इसका जो सही जवाब है वह डी है, श्री MC सेतलवाड। यही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और MC सेतलवाड को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देख लेते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति। यहाँ पर देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों में गठन होता है, ये तो समझ गए। आप जब तैयारी करें, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, तो यहाँ से इन सब चीज़ों को भी ऐसे समझते चलिए कि समझ में आ जाएगा कि अच्छा 5 साल में इसका गठन होता है। ठीक है, अब यहाँ वित्तीय स्थिति की समीक्षा को लेकर के बात की गई है और राज्य सरकार को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर विकल्प देखिए, वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यहाँ पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा की बात की गई है राज्य स्तर पर, तो निश्चित तौर पर वित्त आयोग हो जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ पर वित्त आयोग जो होगा वह राज्य वित्त आयोग होगा। अब विकल्प में दिया गया है BPSC के द्वारा, यही वो अंडरस्टूड है, मान लिया है आयोग ने कि यहाँ पर हमने राज्य सरकार की चर्चा की है, तो कैंडिडेट जो है वित्त आयोग देखते हुए राज्य के वित्त आयोग से संबंध बना करके चलेंगे। तो यहाँ पर वित्त आयोग तो होगा सही जवाब, लेकिन वह राज्य का वित्त आयोग होगा, तो इसका सही जवाब जो है वह ए हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था यह भी है और स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि 67वीं BPSC में राज्य व्यवस्था से क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे, 12 प्रश्नों का हमने डिबेट कर लिया है, सही से समझ लिया है एक एक मुद्दों को। इसके संबंधित अब और भी जो इर्द गिर्द के टॉपिक हैं उसे आप और डिटेल से पढ़ लीजिए ताकि गलती होने की गुंजाइश ना बचे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हम अगले लेक्चर में 66th BPSC में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था राज्य व्यवस्था से संबंधित, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी इसे पढ़ के आइएगा और उम्मीद करते हैं इससे आपकी तैयारी और धारदार होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।